वेलकम टू ईजेड स्टूडेंट एकेडमी। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा सेशन है वो अगेन टूरिज्म स्पेशल को लेकर है। टूरिज्म स्पेशल के अंदर आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा डिटेल करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल है, अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो उसको डिटेल कर रहे हैं। यहाँ हम पहले इसके की थीम्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी डायनामिक प्राइसिंग के ऊपर बात करेंगे, और फिर इसकी सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटीज़ के ऊपर बात करेंगे, फिर कंज्यूमर बिहेवियर्स के ऊपर बात करेंगे, फिर पोस्ट पेंडेमिक रिकवरीज की बात करेंगे, और उसके अलावा रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे। अब इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें हमने सस्टेनेबल टूरिज्म को लास्ट जो सेशन था उसके अंदर डिस्कस किया, और उसके बाद हमने कंज्यूमर बिहेवियर को भी लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया था। अगर हम यहाँ देखते हैं कि सेशन में अगर हमारे पास मौजूद होगा तो हम फर्दर भी इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम बात करेंगे पोस्ट पेंडेमिक रिकवरी की और रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन की। ये दो हमारे एलिमेंट्स रहते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक ही टॉपिक से रिलेटेड सारा टॉपिक चल रहा है, और बेसिकली ये अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, और इसी के ऊपर बात करेंगे, फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं, कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं जब आप प्राइस डायनेमिक की स्टडीज़ करते हैं, तो कुछ इथिकल इश्यूज आते हैं। इथिकल इश्यूज क्या होते हैं कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने एक होटल बुक करवाया, वो 5,000 रुपये का कमरा बुक हुआ, लेकिन अगर आप वहाँ पहुँचे, आपने प्री अराइवल बुकिंग कराई हुई थी, और अब वो कहता है कि मज़ीद चार्ज दे दें, तो ये भी आपको जो है वो एक इथिकली आपके लिए मैनर्ड नहीं होता, क्योंकि आपका बजट आउट हो रहा होता है, वहाँ पर बजट आपका अनफेयर हो रहा होता है। ये एक अनफेयरनेस लगती है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपने किसी कैब वाले से बात की, वो कैब वाला जिस कैब पे लेके जा रहा था आपको, वो कैब जो है वो 1 से 2 दिन बाद उसने प्राइस बढ़ा दी है, प्राइस मैक्सिमाइज कर दी, तो दैट इज़ ए फैक्ट। ये फैक्ट है कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगा। फिर प्राइस एक्सप्लॉइटेशन, बाद दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अपनी अपनी मर्जी की प्राइस लगाएंगे, तो ऑलमोस्ट प्राइस एक्सप्लॉइट होगी, जो ओरिजिनल प्राइस है या मार्केट प्राइस है वो कहीं की कहीं रह जाएगी, उसके लिए फिर प्रॉब्लम होता है, फिर वो इथिकली प्रॉब्लम्स बनते हैं, लोग उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाए। फिर डेटा प्राइवेसी कंसर्न होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आपने किसी ने देखा, उसने लाइक किया किसी टूरिज्म साइट को, आपने उसको कहा कि भाई इसको आपने बार बार पोस्ट भेजना शुरू कर दी, तो ऑलमोस्ट आपने उसका जो डाटा है उसके साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से आपका ये इथिकल बिहेवियर है या इथिकल कंडीशन है। फिर उसके बाद ये होता है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि होटल्स के पास आपके पास कैमरे लगे हुए होते हैं, चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो वो प्राइवेसी कंसर्न की वजह से भी बड़ा प्रॉब्लम आता है। फिर सस्टेनेबल एथिक्स ये होते हैं कि अगर आपकी प्राइसेस जो है ट्रांसपेरेंट होंगी, क्लियर होंगी, तो ऑलमोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा सिस्टम बन सकता है। ये पुराना एक सिस्टम है जिसको मिथिकल वे में देख सकते हैं, लेकिन अब तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो अब सिस्टम चेंज है, वर्ल्ड चेंज है। फिर बात करते हैं जी रिमेन ट्रांसपेरेंट अगर रखते हैं, तो रिमेन ट्रांसपेरेंट से आपका ये होता है कि आपकी जो आपको किस तरह से करना चाहिए, आप रिमेन ट्रांसपेरेंट रखें, जो आपने प्राइस डिवाइड की है वही प्राइस आप उसको दें। फिर अगर डिस्क्रिमिनेशन अब्यूज़, यानी आप ऐसा ना कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को चार्जेस बढ़ा दें, चीज़ें बढ़ा दें, ये अब्यूज़ करना होता है कस्टमर को, तो ये एक तरह की अब्यूजमेंट होती है उनके साथ, ठीक है। फिर आगे आता है जी सपोर्ट इंक्लूसिव, यानी आपके पास सपोर्ट इंक्लूसिव टूरिज्म, यानी बहुत ज़्यादा आपके पास जो टूरिज्म आना था या आप उसको टारगेट करना चाह रहे थे, वहाँ भी आपको एक इशू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, तो सडन प्राइस सर्जेस जो है वो आपके लिए मसला हो जाता है। आपने क्या किया, एमरजेंसीज क्रिएट कर देता है। जैसे किसी बंदे ने सोचा कि भाई 5,000 रुपये कमरा है, वहाँ जाके ऑन अराइवल बुक करा लेंगे, लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो 6,000 या 7,000 का हो जाता है। दैट इज़ ए फैक्ट फॉर देम, और बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए उसे कवर करना या उसकी रिकवरी करना। अब यहाँ एक और सिस्टम बनता है जो गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशंस के ऊपर होता है। रूल एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट क्या करती है कि अगेन गवर्नमेंट जो है वो सिस्टम को मैनिपुलेट करती रहती है। बाद दफ़ा वो क्या करती है, वो कुछ ऐसी रेगुलेशंस लगाती है, कंट्रोल करती है प्राइसेस को, प्राइसेस फ्लोर देती है, प्राइस सीलिंग्स वगैरह देती है। मैंने अभी आपको बताया था रेलवे के एग्जाम्पल के अंदर कि वहाँ ये होता है कि जो प्राइस पे कर सकता है वो आता है, तो जब वो पे करके आता है तो वो पब्लिकली उसको इस्तेमाल भी कर सकता है और पब्लिकली उसको इस्तेमाल करना आता है। लेट सपोज अगर कोई एयर कंडीशन का पार्ट में सफ़र कर रहा है, तो उसे पता है कि यार एयर कंडीशन रूम में बैठा कैसे जाता है और किस तरह से कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर वो प्राइस पे कर सकता है और उसे इस चीज़ की मैनर्स नहीं है, तो ये उसके लिए एक बड़ा इथिकल इशू भी बन सकता है। जैसे मैंने लास्ट वाली स्लाइड में बताया कि इथिकल मैटर्स बनते हैं, तो वो ये भी इथिकल मैथड होते हैं कि आपके जो पब्लिक लेवल है, पब्लिक डिमांड है, उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन होती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये होती है, कभी दफ़ा
गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि कंज्यूमर इस हाल में भी आपको प्रोटेक्ट करेगा या इस हाल में भी आप उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे, यानी उसकी प्रोटेक्शन के लिए रूल रेगुलेशंस बनाती है। फिर उसके बाद आता है जी सस्टेनेबल इन्फोर्समेंट, जिसकी वजह से अभी मजे की बात है कि गिग इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की हिट ऑफ दी वेस्ट पे है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने उनके लिए कोई डिजिटल पॉलिसीज नहीं क्रिएट की कि अगर कोई शख्स किसी को स्कैम कर देता है, किसी के साथ कोई भी उसके साथ प्रॉब्लम कर देता है, कोई ऐसा ट्रामेटाइज कर देता है उसको जिसकी वजह से वो कवर नहीं कर सकता, तो वो भी गिग इकोनॉमी इसलिए एक फॉल्ट में आई हुई है, उसकी एक प्रॉब्लम कर रही है। फिर उसके बाद बात करते हैं एक सस्टेनेबल इन्फोर्समेंट, यानी आपकी एक सस्टेनेबल इन्फोर्समेंट है, ठीक है। उस इन्फोर्समेंट की वजह से क्या होता है, आपके पास गवर्नमेंट जो है बहुत सारी अदलिया है, बहुत सारे इदारे हैं, वो इदारे जो है क्या करते हैं, वो इदारे भी आपके साथ सपोर्ट करते हैं, मिल के आपको इस की रिकवरी देते हैं, तो ये भी एक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगर हम बात करते हैं फर्दर इसके अंदर, टूरिज्म टैक्सेस होते हैं, कार्बन टैक्सेस है, इको फीसेज है, इको फीसेज के साथ कंजेस्शन प्राइसिंग है, ये तमाम चीज़ें भी गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर रही होती है और गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी होती है। फिर उसके बाद बात करते हैं अगर यहाँ पर एक और कंडीशन की कि वो प्राइस प्रॉफिटेबिलिटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी गवर्नमेंट मॉडर्नाइज करती है और उसको देखती है कि किस तरह से बेटर वे में काम कर सकती है, किस तरह से उसको कम किया जा सकता है, या उन पर कोई सैंक्शन लगाती है, चीज़ें करती है जिसकी वजह से टूरिज्म प्रोडक्शन के ऊपर काम हो सकता है या कंज्यूमर प्रोडक्शन के ऊपर काम। अब बात करते हैं जी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल, यानी रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है वो टोटल रेवेन्यू और को जो है सिस्टम समझना ज़रूरी है, क्योंकि टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा मैथमेटिकली इसको एक तरह से देखा जाता है। इसका सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू का कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी दैट इज़ योर रेवेन्यू, मगर ऐसा नहीं होता, क्वांटिटी का कुछ ना कुछ आपने पे करा हुआ होता है, तो ऑलमोस्ट उसकी कोई रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल निकाले जाते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जितना आपकी क्वांटिटी निकलेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के ऊपर भी काम इस तरह से होता है कि हम एमआर और एमसी के फार्मूलेज को देखते हैं, ठीक है। एमआर क्या होता है, जिसे कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू के ऊपर बात होती है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है, हाँ, मार्जिनल रेवेन्यू को जब इक्वल करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के और उन दोनों को जब डिवाइड करते हैं, उन दोनों को देखते हैं, तो आपका जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल क्लियर निकल आता है। मैंने भी आपको बताया कि जब प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी कर रहे होते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के बाद हम उसके अंदर से मार्जिन कॉस्ट निकाल रहे होते हैं। मार्जिन कॉस्ट निकालने के बाद हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास हमारा मार्जिन रेवेन्यू बच जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू बच जाता है, दैट इज हमारा पास मार्जिनल रिटर्न आ रहा होता है। तो ये हमारा एक मैथमेटिकली कंडीशंस होती हैं जिसको हम देखते हैं, और ये हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। फिर आपकी बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की, कि अगर आप डायनेमिकल प्राइसिंग होती है और ऑप्टिमल डायनेमिकल प्राइसिंग होती है, तो वो क्या होती है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है, मार्जिनल कॉस्ट के बिल्कुल एग्जैक्ट वे में काम करता है। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि देखें रेवेन्यू जनरेट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अहम गोल होता है। अगर वो ये ऐसा नहीं करती है तो दैट इज़ ए फैक्ट कि उनके लिए प्रॉब्लम बनेगा, फर्दर आगे चल के वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में आ सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि रेवेन्यू के बगैर तो आपका भी कोई काम नहीं है, आप किसी भी पॉलिसी मेकर के पास हो, किसी जगह हो, आपका रोल जो है प्ले नहीं हो पाता, दैट इज़ ए फैक्ट। अब यहाँ बात करते हैं कि अब इसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या क्या चैलेंजेस इसके समझ में आते हैं, क्या चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। सबसे पहले जो मेजर चैलेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, डिमांड अनसर्टेनिटी हो जाती है। जब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो ऑलमोस्ट लोगों में ये ट्रस्ट की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपका बहुत दफ़ा देखा जाता है कि जो डिमांड है वो कम हो जाती है और डिमांड में अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। फिर आते हैं जी टूरिज्म डिमांड रिमेन वॉलेटाइल, यानी जब आपके पास जो है वो टूरिज्म डिमांड जो है वो वॉलेटाइल हो जाती है। वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि जब आपके पास एक अजीब सा लचक सा आपके उसमें आने लगता है सिस्टम के अंदर, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर अगर बात करते हैं उसके बाद यहाँ पर कि वो क्या होता है कि वॉलेटाइल सिस्टम ये होता है कि आपके पास जब टूरिज्म डिमांड जो है वो रिमेन वॉलेटाइल हो जाती है, यानी आपके पास जो टूरिज्म की डिमांड है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका अब क्या होता है, देखें अगर होटल खाली जा रहे हैं, ऑक्यूपेंसी खाली है, तो कुछ कमरे बंद कर दिए जाते हैं कि यार 5 कमरे तो मुसलसल ही खाली जा रहे हैं, तो उन कमरों को
ऑपरेशनलाइज नहीं किया जाएगा, उनको कम कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाती है और फिर उसकी वजह से उनका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम बनती है। तो ये वॉलेटाइल जो सिस्टम है ये इस तरह से है। फिर टेक्नोलॉजी कॉस्ट, आपके पास अगर आप टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं तो उसकी भी एक कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट जो है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना। ये भी एक चैलेंज बनता है प्राइस डायनेमिक के लिए। अगर आप टेक्नोलॉजी से सस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन सस्ती के लिए पहले आप उसमें लाखों रुपए लगा भी तो रहे हैं ना, जैसे एआई का कोई सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं, कोई प्रोग्राम लगा रहे हैं, तो लाखों रुपए ले भी रहा है, तो वो भी एक आपके लिए कॉस्ट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है। फिर एआई सिस्टम और एक्सपेंसिव, वही बात आ जाती है कि एआई सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो आप लोग, आपको लगता तो है कि आपकी प्राइस बहुत सस्ती जा रही है, आप बहुत सस्ते में प्रॉफिट में, लेकिन वो प्रॉफिट में होते नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली आप उसमें नुकसान कर रहे होते हैं। फिर कंज्यूमर ट्रस्ट इशूज हो जाते हैं, मैंने भी आपको बताया कि कंज्यूमर के ट्रस्ट इशूज हो जाते हैं। फिर वो बहुत सारी चीज़ों को डिसलाइक करता है प्राइस फ्लक्चुएशन के ऊपर, जिसकी वजह से आपका ट्रेड ऑफ देखा जाता है, यानी जो तजारती झुकाव है वो देखा जाता है, और तजारती झुकाव हो जाता है, कम आ जाता है। फिर प्रॉफिट गोल जो है वो कभी कभार कंफ्लिक्ट कर जाते हैं इन्वायरमेंटल गोल से, या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में इन्वायरमेंटल गोल से जो है वो टकरा जाते हैं। देखिए लेट सपोज आपने क्या किया, आपने जो है वो एक होटल बनाया, और होटल बना के आपने कहा कि जी इस होटल के अंदर मैंने रहना है, ठीक है, मतलब इतने लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे, 100 लोग रहेंगे। अगर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक और बिल्डिंग बना ली। अब आपने क्या किया, ग्रीनरी एरिया को ख़त्म करके वहाँ पर एक बिल्डिंग बना ली, तो ऑलमोस्ट आपने इन्वायरमेंट के फ्रेंडली अपने को नहीं रहने दिया, और फिर उसकी वजह से आपको क्या हुआ कि आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज थी, जो नेचुरल जो एबिलिटीज़ थी आपके सिस्टम की, वो तबाह हाल होने लगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बनता है, इसको भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर आपका जो है वो आपका चैलेंजेस क्रिएट करती हैं प्राइस डायनामिक्स के अंदर, कि ये तमाम चीज़ें एक बड़ा चैलेंज बनती हैं, मुश्किलात पैदा करती हैं, क्योंकि इससे आपका एक्चुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने की जो कंसर्न है वो कम हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्या होता है, फ्यूचर ट्रेंडिंग को देखा जाता है। फ्यूचर ट्रेंडिंग क्या है, एक वक्त तो कहते हैं ना कभी सुख है कभी दुख है वाला सिस्टम हो जाता है, कभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, कभी आपके पास जो है वो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। जैसे एआई का फ्यूचर की बात करें, एआई बेस जा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा हाइपर पर्सनलाइज सर्विसेज ले रहे हैं, एआई के ऊपर जा रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें भी आपके लिए कन्फ्लिक्ट प्ले करती हैं। फिर उसके बाद आता है रियल टाइम कस्टमाइज्ड प्राइसिंग, यानी आप रियल टाइम कस्टमाइज प्राइसिंग के ऊपर जाते हैं, यानी आपका जो सिस्टम है वो एक रियल वे में काम करने की बजाय एक अनएक्सपेक्टेड वे में काम कर रहा होता है, जब आप रेगुलरली अपनी प्राइस डायनेमिक से काम कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रीन डायनेमिक प्राइसिंग। अच्छा, ग्रीन डायनेमिक प्राइसिंग यही होती है कि आपका जो ग्रीन बेल्ट है वो सेव है या नहीं है, जब आप डायनेमिक प्राइसिंग कर रहे हैं या आप अपना जो सिस्टम बड़ा कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो बड़ा इशू बन जाता है। जो रियल टाइम कस्टमाइज्ड प्राइसिंग है ना, इससे क्या होता है कि आपने जो है वो प्राइस बढ़ा तो ली, कम भी कर ली, लेकिन आपके अंदर जो है वो होल निकल आते हैं। जो अंडर डेवलप नेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी होती है, ब्रेबरी होती है, तो वो तमाम जो होल्स हैं वो आप कवर नहीं कर पाते जब आप अपने प्राइस को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते रहते हैं रेगुलरली। फिर इको फ्रेंडली प्राइसिंग इंसेंटिव्स, कभी कभार ऐसा होता है कि वो इंसेंटिव जो आपको गवर्नमेंट ने देने होते हैं, वो चीज़ें जो आपको गवर्नमेंट दे रही होती है इको फ्रेंडली के हवाले से, वो आपके यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है जी ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर हम ब्लॉकचेन के अंदर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी यही होता है कि उसमें जो तजाद पैदा हो जाता है, जो आपके कंपिटिटर्स होते हैं, कंपिटिटर के साथ तजाद पैदा होता है, ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर ट्रेंडिंग की, तो फ्यूचर ट्रेंडिंग में एक और कंडीशन आती है कि ब्लॉक चेन के बाद ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम नहीं हो सकता। ये जब आप नहीं कर सकते तो ऑलमोस्ट आपके लिए जो है ऊपर कंडीशंस आ जाती हैं। जब ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम होगा तो ऑलमोस्ट ये आपके लिए टूरिज्म को बहुत ज़्यादा, स्मार्ट टूरिज्म सिटीज़, यानी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ सकता है या टूरिस्ट डिपेंड करता है आना या चाहता है, तो वो जो सिस्टम है वो स्मार्ट टूरिज्म, स्मार्ट टूरिज्म सिटीज़ कहलाते हैं। यानी वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पे एआई सेंट्रिक चीज़ें हैं, इजी एक्सेस है, इजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सुकून में है, तो ये कंडीशन। फिर डेटा ड्राइवन टूरिज्म मैनेजमेंट, यानी डेटा ड्राइवन, आपने वही मैंने कहा कि सोशल मीडिया से डेटा ले लिया, कहीं और से डेटा ले लिया, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, बहुत ज़्यादा क्लियर आपका विजन जो है क्लियर होता है। ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि इसी से सारा का सारा आपका जो लेवल अप है या जिसके कहना चाहिए कि आपका सिस्टम जिससे गवर्न कर रहा है, वो तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस की जाती हैं। अब स्टूडेंट्स ये बात समझ लीजिएगा कि जब हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर क्रिएट करती हैं।
अब यहाँ पर हम बड़े क्रिटिकल वे में देखेंगे कि क्या कंडीशन होती है। एडवांटेजेस तो ये होते हैं कि आपको हाई रेवेन्यू हुआ, बेटर रिसोर्स एलोकेशन हो गई, आपने बहुत अच्छी रिसोर्स एलोकेट कर ली, लेकिन आपने रिड्यूस कर दिया अपना ओवर क्राउडिंग को भी रिड्यूस कर दिया, ये आपका एडवांटेज आ गया। फिर आपने यहाँ पर क्या किया, इंप्रूव कर दी सस्टेनेबिलिटी। मगर जब आप ओवरऑल ईयर में देख रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपको प्रॉपर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं पता चल रहा है। प्रॉपर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपका इश्यू में पड़ा हुआ है। लेट सपोज मेरे पास अभी मैं पर्सनली एक जगह बताता हूँ आपको कि जी अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, मंथ बेसिस के ऊपर बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। एक मंथ में आपने 50,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन अगले मंथ में आपने नहीं कमा पाए, तो ऑलमोस्ट वो क्या होता है, वो आपके लिए एक बड़ा इशू, एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे आप किसी होटल में हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो वहाँ पर भी यही होता है कि एक महीने तो आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जमा जनरेट कर लिया, लेकिन नेक्स्ट मंथ नहीं किया। लेकिन जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं कर पाते तो दैट इज़ ए फैक्ट। ये एक सिस्टम है आपका लिए बनता है कि जहाँ पर आप सिस्टम को देख सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं जिसकी, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एथिकल कंसर्न हो जाते हैं, टूरिज्म आपको ट्रस्ट नहीं करता, वो छोड़ देता है, आपके साथ काम नहीं करता, ये मतलब कंज्यूमर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि कंज्यूमर कहता है यार इनकी तो प्राइजेज ये एक नहीं है, कौन जाएगा। वही बात आप रेडी वाले से अगर आम लेते हैं और एक दफ़ा वो 50 रुपये दे देता है और अगली दफ़ा आप जाएँ तो वो आपसे कहता है 200 रुपये, तो दैट इज़ ए कंसर्न। क्या आप कहते हैं नहीं यार नहीं, मैं इससे अब दोबारा नहीं लूंगा, ये बहुत बदतमीज आदमी, अभी 50 रुपये किलो दे रहा था और अब ये दे ही नहीं रहा है, तो दैट इज़ ए फैक्ट। ये भी एक नया इशू बन जाता है हमारे लिए। फिर यहाँ पर एक और बात करते हैं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर बिहेवियर के हवाले से कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्रिएट हो जाता है। इससे क्या होता है, टूरिस्ट को समझ नहीं आता। वो टूरिज्म कहता है यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, यहाँ की प्राइस इतनी है, वहाँ की प्राइस इतनी है, तो दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर टूरिज्म। टूरिस्ट या विजिटर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर रिस्क ऑफ अब क्या होता है, रिस्क ऑफ एल्गोरिथम बायस, यानी एल्गोरिथम बायस क्या, कि आपने देखा कि जी आपने देखा कि स्विमिंग पूल बहुत चल रहा है, आपने स्विमिंग पूल डाल लिया, ठीक है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जो स्विमिंग पूल चल रहा था उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस, उसके जो सिस्टम थे वो आपने देखे नहीं, तो ऑलमोस्ट जब आपने सिस्टम बनाया तो आपके लिए एक प्रॉब्लम मजीद जनरेट हो गई, वो एक नई प्रॉब्लम आपके साथ अट्रैक्ट हो गई। तो ये तमाम चीज़ें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ समझ के इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से सारा का सारा सिस्टम आपका डेवलप होता है, समझा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं जी इसके की फाइंडिंग की। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक हमने अभी कवर किया है, ये अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक था, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक प्राइसिंग। ठीक है, डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है, ये सेंट्रल डायनेमिक प्राइसिंग्स होती हैं। जैसे बात दफा ऐसा होता है कि सेंट्रल सिस्टम होता है कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे ये होता है कि वो प्राइस एक रखते हैं। जैसे लेट सपोज अगर आप बात करते हैं प्रोवेंस टू प्रोवेंस, तो किसी जगह पे कोई प्राइस होती है और किसी जगह पे कोई प्राइस होती है, तो ये क्या करती है, ये आपका ट्रस्ट इशू क्रिएट करती है। अनएक्सपेक्टेडली अगर हम अपने अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो वहाँ भी यही होता है कि किसी प्रोवेंस के अंदर कोई प्राइस है और किसी प्रोवेंस के अंदर कोई प्राइस है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर का बंदा आप पर इन्वेस्ट कर रहा होता है या इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता है, वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि वो कहता है यार ये क्या है, इस जगह मैं 50 रुपये बना रहा हूँ, उधर मैं 100 रुपये बना रहा हूँ, ये क्या तरीका चल रहा है, एक जगह एक प्राइस है दूसरी जगह दूसरी प्राइस है, तो दैट इज ए कंसर्न, मेजर कंसर्न बनता है, जो प्राइस डायनेमिक का इशू होता है सबसे बड़ा। अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और हमने यहाँ टूरिज्म के अकॉर्डिंग इसको समझाया है आपको, क्योंकि टूरिज्म इसका बेस्ट एग्जांपल था। हम पढ़ा भी रहे हैं आपको टूरिज्म, तो टूरिज्म पढ़ाने का भी यही मसला है, कंसर्न भी यही है टूरिज्म पढ़ाने का, कि आपको जो है वो इकोनॉमिक्स का ही एक एग्जाम्पल मिल जाए और आप इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझ सके, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत क्लियर नहीं होता, लोगों को विजन क्लियर नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको किसी सिस्टम के ऊपर रख के या किसी एक इंडस्ट्री के ऊपर रख के समझाएंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। फिर अगर वही बात करते हैं, टूरिज्म रिक्वायर बैलेंस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो एक दफ़ा आता है और एक ही दफ़ा आपका इंप्रेशन पड़ जाता है, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जब आपका पहला इंप्रेशन उस पर पड़ गया तो नेक्स्ट इंप्रेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। फिर आता है जी टेक्नोलॉजी और AI आर ट्रांसफॉर्म्ड, यानी बहुत तेज़ी से टूरिज्म मार्केट को जो है टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है, जिसकी वजह से AI पे बहुत ज़्यादा इम्बोजमेंट हो रही है, AI बहुत ज़्यादा जा रहा है उसके अंदर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर आते हैं जी फाइनल थॉट्स के ऊपर। फाइनल थॉट्स ये इफेक्टिव प्राइसिंग शुड अचीव, यानी आपको बहुत इफेक्टिव प्राइसिंग अचीव करने की ज़रूरत है। आपकी जो प्राइसिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव वे में है और आपको उसको एक्टिव वे में अचीव करना है, तो ये तमाम चीज़ें भी आपके लिए बड़ा रोल प्ले करती हैं स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं जी फाइनल थॉट्स के ऊपर। फाइनल थॉट्स क्या होते हैं जी, ये समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन ही समझिएगा
कि आपने जो चीज़ें अचीव की हैं, यानी ये जो चीज़ें अचीव करते हैं आप प्राइस डायनेमिक्स से, वो क्या होती हैं। सबसे पहले आप प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करते हैं, फिर आप कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि जब आप प्राइस डायनेमिक्स प्ले करते हैं तो ऑलमोस्ट आप ओवर क्राउडिंग को रोक लेते हैं, आप जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटीज़ है उन्हें रोक लेते हैं। ये तमाम चीज़ें आपके लिए इफेक्टिव वे में काम करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है जी, आपके पास एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी आप एनवायरमेंट की जो ग्रीनरी है उसको सपोर्ट कर सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टूडेंट। इसको फर्दर मोर भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोई कंसर्न रहता ही नहीं जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही जो कंसेप्ट हैं उन्हीं को डिस्कस करना बेहतर समझा जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक ब्रांच माइक्रो इकोनॉमिक्स और अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स की कि उसको एक कंसर्न दे दिया गया, एक न्यू सब्जेक्ट क्रिएट कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ एक इनोवेशन का सिस्टम है। लेकिन इनोवेशन जो है वो इसी को समझा जाता है, वो इनोवेशन नहीं होती। बेसिकली आपके सब्जेक्ट के अंदर थोड़ी सी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने में लोगों को बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, तो वो अप्लाइड माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू वो शॉर्ट तरीके से इसको डिस्कस करते हैं या शॉर्ट तरीके से इसको समझ लेते हैं। ये तमाम चीज़ें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टूडेंट यहाँ पर, क्योंकि इससे आपका जो सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट है या सिस्टम ऑफ कंसेंटमेंट है वो आपको समझ आएगी। इस टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली। सबसे पहले बात की हमने कि क्या प्राइस डायनेमिक जो है वो इम्प्रूव कर सकती है सस्टेनेबल टूरिज्म को। फिर हमने इसमें अगर नेक्स्ट बात की तो हमने नेक्स्ट बात ये की कि क्या अगर प्राइस चेंज करते हैं तो ये एथिकली बेहतर मार्केट क्रिएट कर सकती है, टूरिज्म मार्केट क्रिएट कर सकती है। अब हम बात कर रहे थे इसके अंदर हमने जो चीज़ें कवर की हैं कि इलास्टिसिटी जो है वह इफेक्ट करती है प्राइसिंग डिसीजन को। अगर हम बात करते हैं तो हाँ बिल्कुल इफेक्ट करेगी, क्योंकि जब आपकी डिमांड और सप्लाई मूव होती है तो ऑलमोस्ट आपकी इलास्टिसिटी भी रेज करती है, जिसकी वजह से आपको देखा जाता है ये सिस्टम आपका समझ में आता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ कि शुड गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो है प्राइसिंग के लिए बिल्कुल प्रॉपर काम करती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है आपके लिए समझना कि भाई देखें गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपके एल्गोरिथम को डिपेंड करती हैं। कैन एआई क्रिएट फेयर प्राइसिंग, क्या एआई जो है वो फेयर प्राइसिंग कर सकती है, नॉट कंसर्न, क्योंकि एआई जो है वो अगर बात की जाए तो वो हैवी कॉस्ट रखती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, और अगर उसकी प्राइसेज अगर ट्रांसपेरेंट होंगी तो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट के तो पैसे निकाल नहीं पा रही ना, क्योंकि वो तो ह्यूमन बीइंग ही है जो उसकी कॉस्ट लगा रहा है। ठीक है, जब उसकी कॉस्ट लगाएगा तो ऑलमोस्ट वो जो प्राइसिंग है वो कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती। लेकिन हमने इसमें डिस्कस करने की कोशिश की है कि हम एआई की मदद से कैसे प्राइस को जो है वो ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी हो सकती है। देखिए बेसिकली ये तमाम चीज़ें कंसर्न इसलिए करते हैं कि ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप किसी इंडस्ट्री से जोड़कर पढ़ सकते हैं या किसी इंडस्ट्री के साथ यूनाइट होकर पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फर्दर इसको कंटिन्यू रखेंगे, फर्दर सेशन को डिस्कस करते हैं।